हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। पिछला क्लास आप लोग का सस्पेंड हो गया था। मास्टर सब चला बहुत थक गया था। ये मास्टर सबको आउटडोर पे भेजे थे, आउट ऑफ इंडिया, अपने पड़ोसी देश नेपाल। हम भी चले गए, एक दो दिन घूम लिए। दिमाग बहुत हेक्टिक हेक्टिक लग रहा था। एएलपी खत्म हुआ, टेक्नीशियन खत्म हुआ। सोचे एक दिन का छुट्टी मार लेते। आ जाइए, शुरू करें हम। तैयार हैं? हम बोले थे पढ़ के आइएगा। पढ़ के आए हैं? वो तो नहीं हो सकता है, स्टूडेंट पढ़ के आए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितने लोग पढ़ के आए हैं? साहिल भोरे भोर झूठ बोलता है। आओ इधर। सामान्यतः निम्नलिखित, अच्छा कोई बात नहीं, आप पढ़ के आए होंगे तभी पता चल जाएगा। साउंड थोड़ा कम कीजिए, साउंड थोड़ा कम कीजिए। तैयार है ना? वहां उल्टा चैप्टर है, इसलिए एकदम आराम से पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़। क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? ये तो उपयोग वाला हम आपको पीपीटी वो दे दिए हैं, पीडीएफ, उसमें भी देख लीजिएगा तो हो जाएगा। दोबारा किसी बच्चे से ले लीजिए। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। यूनिवर्सल का मोटर का उपयोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स और टाइमर्स में हम लोग रिलक्टेंस मोटर का, प्रतिष्ठंभ मोटर का प्रयोग करते हैं। रिलक्टेंस मोटर का उपयोग। हाँ बोलिए। हाँ, हिस्टैरिसीस मोटर वह मोटर है जिसमें कोई साउंड नहीं होता है। नाम सुने हैं? एक लाइन लिख लीजिए, हिस्टैरिसीस मोटर। साउंड, साउंडलेस होता है। हिस्टैरिसीस मोटर क्या होता है दोस्त? साउंडलेस होता है। यूनिवर्सल मोटर के बारे में आप जानते होंगे, एसी डीसी दोनों पर चलता है। एसी या डीसी के, एसी और डीसी दोनों पर चलता। यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ग्राइंडिंग मशीन में। कहाँ करते हैं? एक और उपयोग आप बताइए। सिलाई मशीन में भी करते हैं, ड्रिल मशीन में भी करते हैं। हाँ, सीविंग मशीन मतलब सिलाई मशीन हुआ। सीविंग मशीन मतलब सिलाई मशीन। हो गया? पढ़े? तुम लोग का इस सप्ताह शनिवार रविवार ऑनलाइन टेस्ट हुआ होगा, तो सोमवार मंगलवार टेस्ट नहीं होगा। उसी का डिस्कशन होगा सोमवार और मंगलवार। ठीक ना? ज्यादा लोभ नहीं करना। शुक्रवार को तो बोले तो गुरुजी सब लोग चले गए थे, तो कैसे होगा? नहीं, शुक्रवार को। क्या प्रॉब्लम हुआ था? अच्छा कोई बात नहीं, टीचर एब्सेंट थे इसलिए अनशेड्यूल्ड हो गया होगा। शनिवार रविवार का डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है ना? आज होगा ना? बोला गया होगा, तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला होगा। हम वैसे पूछ लेते हैं। ऐसे भी रविवार का तो सोमवार को होता था, तो शनिवार रविवार का शनिवार को आज हो जाएगा, रविवार का कल हो जाएगा। क्या लक्ष्मण, बिहार इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट का डिस्कशन कब कब है? शनिवार रविवार वाला? हाँ ठीक। आज और कल है ना?
अपने नियमित समय पर। कौन सा टाइम है? 9:30 बजे ना? ठीक। ठीक। एक दिन और तुम्हारा करेंगे, 2 दिन तो शनिवार रविवार है ना है, एक दिन और बीच में घुसाएंगे तो एक जगह। ठीक ना, एक शिफ्ट बंद करेंगे और बिहार इलेक्ट्रिसिटी वाला को डाल देंगे। 3 दिन हो जाएगा तुम्हारा ऑनलाइन और 2 दिन हो जाएगा ऑफलाइन। ठीक ना? क्या क्या? यही समस्या है, किसी के लिए कुछ करो तो उसकी इच्छाएं अनंत हो जाती है। ये सही है। रिलक्टेंट, अब देखो हिस्टेरेसिस मोटर चुंबक के सिद्धांत पर काम करता है। चुंबक के, अब ग्रुप डी का भी टेस्ट स्टार्ट हो गया बुधवार से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अब जितना भी टेस्ट चलेगा उसमें 3 दिन ऑफलाइन, 3 दिन ऑनलाइन, तब सबको मौका मिल पाएगा कंप्यूटर पे टेस्ट देने का। नहीं तो हम कितनों सिस्टम लगा देंगे, वो नहीं हो पाएगा। MWF में, जैसे अगर MWF में अब 6 दिन टेस्ट देंगे तुमको, वही 300 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 दिन तुमको देंगे ऑफलाइन और 3 दिन देंगे ऑनलाइन। इससे मैक्सिमम बच्चों को मौका मिल पाएगा। नहीं तो बच्चे लौट लौट के जाते रहते हैं, हम 6,000 ज्यादा हम एडमिशन ही नहीं ले पाते। MWF और TTS में होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी का ग्रुप डी में एडमिशन हुआ, तो MWF में आपको कंप्यूटर पे टेस्ट मिलेगा सेम टाइम में, और सेम टाइम में TTS में आपको ऑफलाइन टेस्ट मिल जाएगा। मेरा बात समझे? NTPC का भी टेस्ट अब स्टार्ट कर पाएंगे, 3 दिन ऑफलाइन और उसी बच्चे को 3 दिन ऑनलाइन, एक दिन अल्टरनेट करके। तो बच्चा दोनों मार लेगा और संस्थान का भी काम हो जाएगा, बच्चे का भी काम हो जाएगा। बच्चा को एक टेस्ट हम बढ़ा के देंगे उसके बदले में, ऑफलाइन टेस्ट लेंगे तो 5 दिन के बदले 6 दिन देंगे। क्या कहते हैं? ठीक रहेगा ना? तो बुधवार या नीचे शेड्यूल बन रहा है। अब ALP CBT2 का टेस्ट भी इसी फॉर्मेट में होगा, 3 दिन ऑफलाइन और 3 दिन ऑनलाइन। ठीक है, 200 कंप्यूटर भी बढ़वा दिए हैं, तो हमको लगता है अब हमारे सेंटर पे लगभग 20,000 बच्चे डेली टेस्ट दे पाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला, सारा अलग अलग शेड्यूल में लगभग 20,000 अप्रॉक्स बच्चे दे पाएंगे, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे। क्लियर हुआ? यूनिवर्सल मोटर AC या DC पर, अब सिंक्रोनस मोटर AC और DC पर। क्लियर है? अब आ जाइए इधर, सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली डैश चुंबकीय क्षेत्र। देखो सिंगल फेज जब ये कह दिया मतलब AC की DC। AC में कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है? AC में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा होगा? एक ऑप्शन कुछ लोग घूर्णन भी मार दिए होंगे, मारे हैं? क्या होगा बताइए? ये 3 फेज में होगा। ये कहां होगा? 3 फेज में। अब पल्सेटिंग कहां होगा? सिंगल फेज में। ठीक है, अब बच गया अस्थाई, तो होगा नहीं, अवशिष्ट होगा नहीं। अस्थाई अगर कहिएगा तो अस्थाई चुंबक जब यूज करते हैं हम लोग डीसी में भी, जब विद्युत चुंबक यूज करेंगे तब, परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे तब। डीसी में जब अस्थाई चुंबक यूज करेंगे तब अस्थाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। बट ये पूछेगा नहीं। आप ये समझिए कि एसी में सिंगल फेज होगा तो कैसा जनरेट होगा? आप कहिएगा ये कैसे सर, खाली कह दिया तो याद तो रहेगा नहीं, तो समझा दीजिए तो हम समझा देते हैं आपको। ये लिख लिए। अवशिष्ट चुंबकत्व का यूज कहां होता है? उत्तेजना में। याद कीजिए आप कि ऐसे ये मोटर होता था, यहां से आप एक कंप्लीट उत्तेजना देते थे, बोलिए, यही ना अवशिष्ट चुंबकत्व था। ये क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व है। अब देखिए, अगर आप सिंगल फेज देते हैं मतलब सप्लाई कैसा देते हैं ना, ऐसा देते हैं, ये पल्सेटिंग हो गया। आप कहे पल्स का मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब वही अगर 3 फेज सप्लाई देते हैं आप, तो 3 फेज सप्लाई दीजिएगा ना, तो एगो देखे ना, एगो ये ऐसे गया,
जितना देर में ये डाउन जाएगा, जितना देर में दोस्त मेरे ये डाउन जाएगा, उतना देर में ये अप आ जाएगा। आएगा। पल्सेटिंग ना होगा, हर बिंदु पर आपको रोटेशन मिलेगा। बोलिए। इसीलिए तो सिंगल फेज को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर की जरूरत होती है। कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो धक्का लगा लेता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में धक्का नहीं लगा पाता, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में धक्का लगाता है। तो इसमें हम लोगों को स्टार्टर की जरूरत नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी स्टार्टर लगाते हैं करंट को कम करने। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो क्या। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पल्सेटिंग नेचर का होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो पल्सेटिंग नेचर का होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो धक्का लगेगा नहीं, तो हम लोग स्टार्टर लगा के, कैपेसिटर लगा के, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर लगाते हैं कि नहीं, और वो सब लगा के हम इसको स्टार्ट करते हैं। बट इसमें स्टार्टर की जरूरत है, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत है। पढ़े। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आंसर। फिगर बना लीजिए, बन जाएगा। बनाइए। वैकेंसी हमको लगता है ग्रुप डी का चला वही सही है। हाँ हाँ। अब क्या होगा। रेलवे चला भी जानता है, सबसे ज्यादा कोचिंग वालों को टारगेट करता है सब। पता नहीं क्यों हम लोग चला इतना गलत काम करते हैं क्या, पता नहीं। देखते हैं आजकल नेताजी लोग सब कोचिंग वाले को बड़ा टारगेट करते हैं। कोचिंग वाले माफिया हैं, ये हैं वो हैं। अब कह भी कौन रहा है, जो खुद पढ़ाई लिखाई कभी नहीं किया है। लोग अगर भेद खोलने लगे तो सबके बारे में सबको पता है, कौन किस बैकग्राउंड से आया है कि किसको नहीं पता है। आजकल तो वो लोग भी गांधी जी से अपने आप को जोड़ रहा है जो क्राइम मर्डर करके जेल जाता है, जेल से निकलता है कहता है अरे जेल, जेल आना जाना लगा रहता है, गांधी जी जेल गए थे। अबे साले गांधी जी किस काम के लिए गए थे, तू किस काम के लिए गया था वो तो दे। तब तो कोई मर्डर करके जाएगा, रेपिस्ट होगा, उससे पूछिए। अब वो अगर नेतागिरी कर रहा होगा, बताइए इस पर आपका क्या कहना है। आपको तो सजा हो गई। अरे सजा गांधी जी को हुई थी, भगत सिंह को फांसी हो गई थी। अरे जूते जूता तेरी। आजकल पता नहीं कोचिंग समस्या ही है ना चला, कि तुम्हारे लिए जो सिस्टम से कोई लड़ नहीं रहा है, जो लड़ रहा है तो वो चुभ रहा है। तो तुम्हारा वैकेंसी आ गया 32,000, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं होता, कितना बढ़िया होता, किसी को पता भी नहीं चलता कि क्यों छात्र क्या चाहते हैं। ये कैसे पता चलेगा, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ही पता चलेगा, हम लोगों से पता चलेगा कि छात्र की ये समस्याएं हैं। तुम कहाँ बोलोगे लॉज में जाके, हम बोलेंगे तभी ना बच्चा को पता, लोगों को पता चलेगा, आम जनमानस को पता चलेगा कि छात्रों की डिमांड क्या है। और इस सब बात को तख्ते पर रख दिया जाए तो ये बात तो सबको चुभ रहा है कि अगर ये लोग जो कह रहा है बच्चा वही सुन रहा है, युवा वही सुन रहा है, भाई किया क्या जाए। इसका एक क्यों वो वीक पॉइंट पड़ता है कि पैसा लेता है। अब तो यो आउट हो रहा है कि कोचिंग वाला सब जो है सेटिंग भी करवाता है। अच्छा जिसमें 3 कोचिंग वाले शामिल हैं, बड़े कोचिंग, 3 कोचिंग वाले शामिल हैं, तो तीनों कोचिंग वाले का नाम। अरे गलत तो हर जगह है। भगवान भगवानों में वो इंद्र भगवान है वो गलती गलत है, नहीं है रे। अच्छा भगवान में वो इंद्र भगवान गलत है कि नहीं, केकरो लड़की बन के कोनो घुस जाते हैं। अरे हाँ कि ना, कितना बार कुकर्म में पकड़ाए हैं वो। अरे
गलत कह रहे हैं तो बताओ। अगर तुम इंद्र की कहानियां सुना होगा, कितना बार कुकर्म में पकड़ाए हैं, नहीं पकड़ाए हैं? तो गलती हो सकता होगा इसमें, बहुत सारे लोग हैं जिस जो सही भी, हर जगह गलत है और सही। अब किसी को कोई नेताजी स्कैम में पकड़े जाएंगे, सब नेता गलत थोड़े हो जाएगा। कोई टीचर किसी कुकर्म में पकड़ा जाएगा, सब टीचर गलत हो जाएगा। कोई छात्र किसी कुकर्म में पकड़ा जाएगा, सब छात्र गलत हो जाएगा। आज सच पूछो चला तो हमको एकदम ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे साथ जो सरकार ने जो गलतियां की है, उसी का पनिशमेंट आज तुम भोग रहा है। जो ग्रुप डीओ के वैकेंसी के लिए तुम दर बदर ठोकर खा रहा है, मेरी गलती से? किसकी गलती से? मेरी गलती से? बताओ मेरी कहां गलती है? हम तुम्हारे लाइफ में तो अब आए हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की बनती थी, नहीं बनते थे? तुम्हारे जीवन को संवारना ये सरकार की जवाबदेही है ना। बताओ, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं रहा है, हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो हम गलत भी हो जा रहे हैं। इवन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो सबसे पहले कोचिंगों को बंद करेंगे। स्टेटमेंट आया है कुछ लोगों का, स्टेटमेंट आया था कुछ लोगों का। तो हमको तुम खाली ये बता दो, आज के युवाओं के जीवन से अगर कोचिंग हटा दिया जाए तो क्या तुम्हारे सरकारी स्कूल के हिसाब से तुम पढ़ पाओगे? दो बातें हैं। कोचिंग को, अगर कोचिंग पैसे लेकर के पढ़ाता है, कोचिंग को बंद करना बहुत आसान है। अगर एज ए गवर्नमेंट आप इस चीज को ये कर रहे हैं तो आप उस तरफ से एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दीजिए, इधर की व्यवस्था अपने आप बंद हो जाएगी। चले जाओ तुम दिल्ली में, उधर एक ऐसी व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने खड़ी की, लोग प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल लिए। और आप क्या कह रहे हैं कि हम इधर की व्यवस्था को भी नहीं वहीं रखेंगे, इधर की जो व्यवस्था है उसको बंद कर देंगे। तब तो इसका मतलब आप सबको मूर्ख रख के जातिवाद में बांटना चाहते हैं। हम तो कहते कोचिंग एकदम बंद हो जाए, तुरंत बंद करो, सबका कोचिंग बंद करो। बहुत आसान है, एक लॉ ले आइए कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ा नहीं सकता। कितना बढ़िया बात आएगा। पहली बार कोई चीज आएगा, एक ऐसा लॉ जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी शिक्षक नहीं बनेगा और कोई भी छात्र अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कितना बढ़िया बात है। और हम लोगों का फीस बहुत ज्यादा है, 100-200 टका हम पढ़ाते हैं। लेबरगिरी करके एक दिन लेबर का काम करेगा तो मेरे यहाँ पूरा महीना टेस्ट मार सकता है, नहीं मार सकता है। लेकिन कभी कभार सब सुनते हैं तो चला, आज भी हमको एक दो वीडियो लोग फॉरवर्ड किया है। और कह भी कौन रहा है जो जिंदगी भर चोरी डकैती किया है? उस आदमी से जब हम मिले थे पहली बार ना, मेरे जेब में हाथ दे दिया था। कितना गिरा हुआ आदमी है, से सोचो। कहता कुछ पैसा उसा लाए हैं? हम बोले नहीं, पैसा तो नहीं लाए हैं। बोले तो कैसे पार्टी चलेगा? वो क्या कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ है? कुछ नहीं करना है, दिमाग का गेम खेलना है खाली। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और उधर से खाली उल्टा पुल्टा करना है। आ, जनता को तो बेवकूफ बनाना इतना आसान है चला कि कहने सुनने से बाहर। जनता तो मसीहा मान लेगा, कहीं खून हो जाए वहां चल जाओ तुम। जनता तो बेचारा भोला भाला होता है, उसको लगता है यार ये सही है, ये सही। और वो इतना फ्रॉड है। अच्छा चला, हमको तो ये नहीं समझ में आता, कभी तुम लोग सोच क्या, तुम लोग युवा है, देश की सारी चीजों में तुम्हारी हिस्सेदारी है, क्या शिक्षा देना गलत है? और क्या हम लोगों का फीस बहुत ज्यादा है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हजार में फीस है सब। और अगर एक बार तुम बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए फीस पे किया होगा तो साल भर, 2 साल, 2.5 साल, जिसको जितना दिन तक पढ़ना है पढ़ रहा है। एक के चैप्टर को बहुत लोग ऐसा भी 5-5 बार पढ़ रहे हैं। इस सरकारी स्कूल में कहां से होगा? सरकारी स्कूल में तो हमको लगता है जब टीचर अभी गया है चला, जो व्यवस्थाएं हैं, अब समझो 70 नंबर जिसको आया है ना, वो साइंस टीचर बन गया है इस बार। और उसका रूटीन देख लो, उसमें 120 नंबर का एग्जाम होना है, उसमें 40 नंबर का जो है
इधर नहीं, 40 का दूसरा सब्जेक्ट है और 80 नंबर का साइंस होना है, मैथ साइंस में लाके होना है। वो यहां से ले आया है 36-37, जनरल कंपटीशन का तैयारी करता था, और यहां से लाया है 20-25, वो साइंस टीचर बन गया। इंग्लिश का कट ऑफ 60 नंबर, तो इधर से लाया 35-36, इधर पढ़ाई करता था। इंग्लिश ऑनर्स कैसे होता है तोरो पता है? ऑनर्स कैसे होता है, बीएड की डिग्री कहां से मिलती है तोरा नहीं पता है? यहां से लाया 36-37, एगो लड़का जॉब छोड़ के आया है डर से कि सर हमको कहता है हेडमास्टर ना कि जाइए इंग्लिश पढ़ाइए। 37 नंबर इधर से, 30 नंबर इधर से, 60 नंबर लाया, ओकरा नौकरी हो गया। नौकरी हो गया तो इंग्लिश क्या पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। हमको फिजिक्स डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिलेगा, हम अगर अभी एग्जाम देने जाएं तो हमें नौकरी नहीं देगा सरकार। हमको साइंस के टीचर की नौकरी सरकार नहीं देगी, क्योंकि उसकी व्यवस्था ऐसी है कि हमको वो कहेगा कि आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, ईएस पढ़िए, हिस्ट्री भी पढ़िए आप, और तब आप मैथ भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, और तब आप इस सब का एग्जाम पास कीजिए। मतलब जो हम साइंस के टीचर हैं और हमको नौकरी नहीं देगा सरकार, वैसे आदमी को नौकरी देगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज है लेकिन अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं। तू हमरा से बढ़िया साइंस पढ़ा सकता है, लेकिन तोरा यहां हमसे ज्यादा नंबर आ जाए, तू रीजनिंगो मार देगा, मैथो मार देगा, हिस्ट्रियो मार देगा, हम जाएंगे खाली फिजिक्स मार के, केमिस्ट्री बायोलॉजी मार के चल आएंगे, मैथ हमरा से बनेगा नहीं, तो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं। तो एलिजिबिलिटी ही गड़बड़ है। आज जो जा रहा है वो कहता है सर ग्रुप डीओ में लग जाएंगे सर, यहाँ बेइज्जती सहन नहीं हो रहा है। फिजिक्स का टीचर बन गया, वो कितना को हम चला 11th-12th का नोट्स अवेलेबल करवाए हैं कि फलना जगह मिलेगा, जाओ ले लेना। 11th-12th का मास्टर सब पढ़ाता है ना, उस सबका पीडीएफ जहां मिलता है बोले ले जाओ, रात भर पढ़ना, दिन में फिर पढ़ाना। आ जाओ इधर। एक सिंगल फेज स्टेटर, देखो चला, इसका कुछ थ्योरी है, लिखना, लिखा है, लिखिएगा। क्वेश्चन आपका कहता है स्टेपर साइन और स्टेपर प्रति चक्कर क्रमशः ज्ञात कीजिए। स्टेप प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए और स्टेपर एंगल भी ज्ञात करना है। देखो स्टेपर एंगल का फॉर्मूला होता है सिंगल फेज इतना स्टेपर मोटर जानते हो? हम बताते हैं, स्टेपर मोटर पढ़ाना भी हम भूल गए थे, इसलिए हम सोचे क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा ही देते हैं। स्टेपर मोटर क्या होता है दोस्त? स्टेप में चलता है ना, जैसे अगर बाकी मोटर में तुम पावर सप्लाई दोगे तो ऐसे ऐसे चलेगा, ये स्टेपर मोटर यहीं से फिर ऐसे ऐसे चाहोगे तो ऐसे ऐसे जाए। 200 स्टेप में इसको आप चला सकते हैं। इसका जो स्टेप है वो उल्टा साइड भी चला सकते हैं, रिवर्सिबल भी चला सकते हैं, इरिवर्सिबल भी होगा, और स्टेप में टूट टूट के चलेगा। क्या होके चलेगा? अब इसका यूज क्या होता है, गेट वगैरह जो खुलता नहीं है, तो गेट खुलता है तो देखिएगा आप किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाइएगा ना, आप ऐसे कीजिएगा तो गेट खुल जाएगा, फिर आप पीछे हटेगा फिर गेट लग जाएगा। यानी वो ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ तो बस चलते ही जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेप में जुटेगा और स्टेप में खुलेगा। तो स्टेपर मोटर वह मोटर है जिसमें रुक रुक कर चलाया जा सकता है जिस मोटर को, अब वह मोटर जो दोनों दिशाओं में चल सकता है, और एक लगभग कितने स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है? 200। इसमें एक स्टेपर एंगल होता है कि कितना, जैसे यहां से एक स्टेप ऐसे लिया तो कितना एंगल ट्रेवल किया, उसी को स्टेपर एंगल कहते हैं। मान लो ये मोटर है, यहां से ये मोटर ऐसे किया तो ये कुछ एंगल लिया होगा ना, इसी को हम लोग कौन एंगल कहते हैं? स्टेपर एंगल। हाँ, एक रोटेशन में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो कहता है स्टेपर प्रति चक्कर क्रमशः ज्ञात कीजिए। स्टेपर प्रति चक्कर या स्टेप प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए, तो एक चक्कर में कितना? 360। स्टेप एंगल का मान अगर हमको पता चल जाएगा तो उससे भाग दे देंगे,
तो स्टेप प्रति चक्कर नहीं निकल जाएगा। स्टेपर एंगल का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR बटा NS गुना 100, यही ना होता है। हो देखिए हेडिंग दो स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर लिख के डाल दीजिएगा, लिखिएगा वह मोटर जो स्टेप में टूट टूट कर चलता हो, स्टेप में टूट टूट कर चलता हो तथा दोनों दिशाओं में चल सकता हो, तथा दोनों दिशाओं में चल सकता हो। ठीक है, दोनों दिशाओं में चल सकता हो। नेक्स्ट पॉइंट, इस मोटर का उपयोग वहां करते हैं। स्टेप का मतलब क्या होता है दोस्त? कदम दर कदम बढ़ता है। देखिएगा, इस मोटर का उपयोग वहां करते हैं इस मोटर का उपयोग वहां करते हैं जहां रुक रुक कर चलने वाली गति की आवश्यकता हो। रुक रुक कर चलने वाली गति की आवश्यकता हो। रुक रुक कर चलने वाली गति की आवश्यकता हो। देखो, स्टेपर एंगल को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NS माइनस NR बटा NS इंटू NR अगुना 100। देखो NS क्या है, हाँ सॉरी, गुना 360। एक रिवॉल्यूशन में कितना, 360 ना, गुना 360। और NS बोले तो बताओ, NS बोले तो स्टेटर में टीथों की, स्टेटर में दांतों की संख्या। यहां NS रोटेशन नहीं है, स्टेटर में दांतों की संख्या। और NR बोले तो रोटर में दांतों की संख्या। स्टेटर में दांतों की संख्या NS और NR बोले तो रोटर में दांतों की संख्या। स्टेप पर रिवॉल्यूशन, स्टेप प्रति चक्कर कहिए या पर रिवॉल्यूशन कहिए, प्रति चक्कर बराबर 360 बटा स्टेपर एंगल। स्टेप की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, 200। हो गया, पढ़े। अब बताइए, सिंगल फेज में 8 फेज बहुध्रुवीय है, सिंगल फेज टेक 8 फेज स्टेटर बहुध्रुवीय है। परिवर्ती प्रतिष्ठम्भ स्टेपर मोटर में 6 रोटर दंत हैं। एक बार में एक फेज उत्तेजित होता है। स्टेप साइन यानी स्टेप एंगल और स्टेप प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान बता दीजिए क्या हो जाएगा, NS माइनस NR बटा NS गुना NR। अच्छे को बात बताइए, तो NS ज्यादा होगा स्टेटर में, टीथ ज्यादा होगा कि रोटर में? ऑब्वियसली ना, स्टेटर बड़ा है तो उसमें टीथ की संख्या ज्यादा होगी, रोटर में टीथ की संख्या कम होगी।
तो फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 - 6/8 × 6 × 360, कितना होगा, 15। तब तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तब दूसरा निकालने की जरूरत है। यहां से अगर हमको निकालना भी होगा स्टेप प्रति चक्कर, स्टेप प्रति चक्कर कितना हो जाएगा, 360/α। तो 60/α बोले तो 24, 15, आंसर आ जाएगा कितना, 24। हो जाएगा। पढ़ें, बस कुछ नहीं करना है, सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। पढ़े हो। अगला बताइए किसका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का है, पक्का वाला बात बोलिए। पता है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका क्या है, IM मान लीजिए, और ये IA, मेन में करंट, और ये क्या है, ऑक्सिलरी में करंट, और ये क्या है, वोल्टेज। एक है यूनिवर्सल मोटर, इसकी बात नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्या है ये, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसी के जगह पर अगर पूछता कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर अगर पूछता, ये आइए थोड़ा सा ऊपर जाता कि नीचे जाता, वेरी गुड, ये आपका वोल्टेज है, और ये IA हो जाता, और ये क्या हो जाता, IA। लेकिन अगर दोस्त मेरे, अगर तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो गया। अगर सिर्फ सिंगल फेज स्प्लिट मोटर होता, कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होता, ये पता है ना ये कैसा होगा, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम बताइए तो कैसा होगा। इसमें क्या गो कैपेसिटर होगा, दो गो ना। ये मान लीजिए अगर सप्लाई है, ये एक वाइंडिंग हो गया, इसी में ना हम लोग क्या लगाते हैं, कैपेसिटर, इसमें एगो यहां लगाएंगे, एगो दोस्त मेरे, एक कैपेसिटर स्टार्ट के लिए और एक कैपेसिटर रन के लिए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ लगा दें, इसके सीरीज में लगा दें। आए हो, ये स्टार्टर है, बोलिए, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोड। ये कितना परसेंट से ज्यादा होगा तो टूटेगा, 75 से 80% जब स्पीड पकड़ लेगा तभी क्या हो जाएगा। इसको कौन स्विच कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये बताओ हमको, ये जो मामला है इसका, इसका ये, इसको कौन, अच्छा चलो इसको हम डिटेल कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर यहां की बात करें हम, तो इसमें तो ये कैपेसिटर सिर्फ स्टार्ट ना है हो, कैपेसिटर रन नहीं ना है। सिंगल फेज है तो यहाँ डीसी नहीं देंगे, क्या देंगे हम लोग, AC सप्लाई देंगे। डीसी देंगे कि AC, और यहाँ पर दोस्त मेरे मोटर लगा दें, रोटर। सही है। अब देखो,
अगर हम सिंगल फेज स्प्लिट मोटर में बताओ कोई कैपेसिटर होगा? खाली एगो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा। बोलिए। इसका जो फेजर डायग्राम होगा, इसका जो फेजर डायग्राम होगा, ये वोल्टेज हो गया। बताओ ये लैग करेगा कि लीड करेगा? पक्का वाला बात बोलो। ये दोस्त मेरे, यहां इसका हो जाएगा आई ए, ये आई ए लिखो। ये वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये आई ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा? आई ए। ठीक है। अब मामला ये है, इसका काम है स्टार्ट करना इस कैपेसिटर का। इस कैपेसिटर का यहां काम क्या है? यहां एक ऑक्सिलरी स्विच लगा देते हैं। ऑक्सिलरी स्विच किसके सीरीज में होगा? अच्छा पहले इसको लिख लो, फिर एगो फिगर बना के हम सब समझा, रिकॉल भी हो जाएगा। हाँ तो सीरीज में थोड़े हैं। दो गो तार जब ये हो गया तो किस में हो जाएगा? समानांतर में हो जाएगा। सीरीज में कहा? तार की संख्या दो गो हो गई, मतलब वो हो जाएगा। बाप रे, रेलवे कितना फास्ट है, अरबी जेई का आंसर की देती। सर्कस पूछोगे ना, बीमारी से क्वेश्चन था, कहेगा ना सबको ने सर। अगर पहले क्वेश्चन है कौन सा विषाणु जनित रोग है, HIV का क्वेश्चन। देखो मोटरोस क्वेश्चन पूछा है, विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? बाएं हाथ का कि दाएं हाथ का? मेरे किताब का क्वेश्चन है ये, इसके जैसा मन विज्ञान का ऑप्शन तक चेंज नहीं किया। किताब चला बहुत बढ़िया है, तुम लोग उसका तारीफ करो। अच्छा नहीं विश्वास हो तो एग्जाम दे के आओगे तो पहले अपने पता चले। देखो ये सब क्वेश्चन करवाए, पीएच पैमाने पर गहरा नीला रंग क्या दर्शाएगा? गहरा नीला रंग है अम्ल की क्षार। हाँ, अम्ल तो नीले को लाल न करेगा रे, लाल को नीला करेगा तब ना नीला दिखाई देगा तुरा। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? एक्वेरियम। एक्वेरियम समझता है? जरा मछली रखते हैं। बगीचा की वन की खेत? वन होगा। भारत की पहली नागरिक अंतरिक्ष पर्यटन निम्नलिखित में से कौन है? गोपी चंदा कुछ हो क्या? हमरा नहीं पता है। हाँ, जब भी विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किसने की थी? अरे जब भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, ईएमएफ पैदा होता है। ओम का नियम है, न्यूटन का नियम है, फैराडे का है गुरुत्वाकर्षण का नियम। मारेंगे छोटा, इतना मार के मर जाएगा, ये नहीं पता है? अरे फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। किसका नियम है? फैराडे चाचा का नियम है, ओम्स लॉ। समयांतराल ना, समयांतराल टी के दौरान ही धारा, वोल्टेज भी, तो धारा का मान क्या होगा? समयांतराल क्वेश्चन ही गलत है ना। शक्ति पूछ रहा है तब ठीक है। शक्ति पूछ रहा है कि अगर धारा, समय का मान टी है, समय का मान टी, वोल्टेज भी, धारा आई, तो पी कितना होगा? पी ने पूछ रहा है।
परिपथ में शक्ति क्या होगा? P बराबर VI। यही का क्वेश्चन है। तो ये सब भी नहीं बनाता है छोटमल सब, ये सब क्वेश्चन तो बताओ मैराथनों में बताते हैं ना, यही पूछेगा। मैराथन में तो नॉर्मलो है चला, तो हम थोड़ा मैराथन के दिन भी बताए थे, यही पूछेगा। P बराबर VI VS कर बयार, सबसे क्वेश्चन रहबे करेगा फिक्स। फेराडे का लॉ एकदम रहबे करेगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो, इसी बन जाएगा जूनियर इंजीनियर अभी। लेकिन क्लास से कर बाकी, हाँ वही बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में निम्नलिखित में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? प्लास्टिक, कागज, सब्जी, लकड़ी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्लास्टिक न रे, यही सब सरल सरल क्वेश्चन। पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें एक ही जनक शामिल होता है? लैंगिक या अलैंगिक? अलैंगिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा तैयार होता है? सॉल्वे विधि द्वारा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया द्वारा? अरे छोटा NaCl H2O से अभिक्रिया करता है, एक रिएक्शन नहीं बताए हैं, NaOH क्लोर क्षार अभिक्रिया, पलट के देख लेना मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हेबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया। संपर्क विधि से क्या बनता है? H2SO4। बाकी ऑप्शन यही है। रिएक्शन भी अगर किताब से बाहर चल जाएगा तो छोड़ देंगे पढ़ा। उसका कारण ही नहीं है कि हम कह रहे हैं इसलिए, सब हम एनसीईआरटी का निचोड़ लिख दिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया है ना बुक में, पढ़ाए भी है क्लोर क्षार अभिक्रिया, अगर पढ़ा होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन है? यही पूछा है। हाँ एगो तोहर ले लो क्वेश्चन। विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मैराथनों के दिन बताए थे, बोले थे बाबू अरे सोना एक पढ़, 4 लाइन बोले थे मैराथन के दिन। एगो बोले थे सीधा धारावाही चालक तार होगा, उसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र होगा। एगो बोले थे अगर कोई क्वाइल है उसमें करंट का प्रवाह करेंगे तो उसके अंदर सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। बताए थे। 3 लाइन बोलवे किया था, तीनों लाइन पूछा। थोड़ा मजाक लगता है ना, लेकिन एक दिन जब नहीं रहेंगे हम तुम्हारे पास तब थोड़ा मिस करोगे तुम। इतना बढ़िया मास्टर है, हम चला कि क्या ही हम बोल, लेकिन तुम लोग छोटा मेरा मजाक उड़ाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो मतलब जो मेरे शब्द हैं वही रेलवे के प्रश्न है। क्वेश्चन है, पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, उससे कौन गैस निकलता है? ब्लीचिंग पाउडर से कौन गैस? आंसर हमने डेली जब हम बोलते हैं ना वही प्रश्न है लोग, लेकिन मेरा बात पे भरोसा नहीं ना है। कोई बात नहीं बाबू, परीक्षा हॉल में जाओगे तो अपने में। हाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक HCl के उदासीनीकरण से उत्पन्न होता है? हम चला महान बनने वाले हैं कुछ दिनों। क्वेश्चन देखो क्या है। NaOH आप पलट लेना, HCl से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। आंसर कितना बार बताए होंगे, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उदासीन लवण। NaCl एक उदासीन लवण है। बुक खोलोगे पहला रिएक्शन लवण का यही मिलेगा तुरा, फर्स्ट रिएक्शन। लेकिन तुम कहोगे नहीं फूसेंट से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, फूसेंट में रिएक्शन होगा तो पढ़ाना आज से छोड़ देंगे, आज अभी से संन्यास ले लेंगे। अगर अभी भी तुम लड़का देखो ना बोलता है, लड़का यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जो कभी नहीं पढ़ा है उसको बोलते हैं कि मेरे बुक से क्वेश्चन था, तो कहता है बस सब फूसेंट से था। अगर फूसेंट में ही रिएक्शन होगा या जो भी रिएक्शन अभी हम लिखे वो होगा, हम पढ़ाने से संन्यास ले लें। फूसेंट में मात्र 3 रिएक्शन है, N2 प्लस H2 बराबर NH3, H2 प्लस O2 बराबर H2O, C प्लस O2 बराबर CO2। चौथा रिएक्शन होगा तो जो तुम कहो। हम लूसेंट कम से कम चला 2014-15 में 50 से 60 बार पढ़ाए, और ये सब रिएक्शन अगर इसके जैसा सामान्य विज्ञान में होगा तो यो पढ़ाना छोड़। मजाक थोड़े चल, लेकिन मजाक लग
रेवती था, एक और क्वेश्चन है तुम्हारा ही। वॉशिंग सोडा का हाँ प्रतिरोध, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा, वो सब जानता है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में, सुन रहा है, कौन क्रम संयोजन? संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज किस प्रकार बढ़ता है? धारा समान, वोल्टेज अलग। ये सब बात थोड़ा थोड़े समझ में आए, विद्वान नहीं बनोगे ना चला तो। मानव में बच्चे के लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? ना ना सुनो तो, ऑप्शन है वह ताप जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है, पर्यावरण पर, जुल्म हो जाएगा साला। वो पर्यावरण कोई खरीद लेगा, कहेगा एकरा में आओ धिया पुता बेटा, ओकरा में आओगे बेटी। एगो है अनुवांशिक रचना पर। इनमें से कौन सा प्रबल अम्लीय, एक वो सेट मेरे पास आया, ओकरे क्वेश्चन हम थोड़ा बता रहे हैं, छाट छाट के नहीं बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं ए टू जेड पढ़ दिए। कौन सा प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होगा? है बात छोटा, एसके झा सामान्य विज्ञान जाके खोलना, आज तोरा मिल जाएगा 0 से लेकर 3.5 तक प्रबल अम्ल, और 3.5 से 7 तक दुर्बल अम्ल, 7 से 10.5 तक प्रबल क्षार, 10.5 के बाद तक दुर्बल क्षार। नहीं मिल जाए तो जे तुमको वही लिखा, वही सॉल्यूशन है। यदि बच्चे, लड़का निकलता है एग्जाम हॉल से, बताइए बताइए कैसा क्वेश्चन था, ओह क्या बताएं, बायोलॉजी से 5-7 को क्वेश्चन था, साफे बनने वाला नहीं था। बोला ठूस, हड़बड़ 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 हड़बड़। क्वेश्चन का, यदि किसी बच्चे के पिता से वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? बेटा को प्राप्त हो रहा है वाई, की होगा, नर होगा कि मादा? नर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित है? गनोरिया, तापे, सब टेस्ट का क्वेश्चन है। गनोरिया, तापेदिक, सिफिलिस, एचआईवी। एचआईवी विषाणु जनित है, यही क्वेश्चन बायोलॉजी से था। बाकी तो करंट अफेयर, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम है ना, ये को पूछा। समानांतरों परिपथ पूछा है। समानांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज की तुलना में, सुनना अच्छा क्वेश्चन, बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई वोल्टेज किस प्रकार की होती है? समानांतर क्रम में अगर होगा तो प्रत्येक में वोल्टेज का ऑप्शन है, यह शून्य होता है, यह प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है। आंसर, वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होगा। आई कितना बार पढ़ाए होंगे? अनंत बार। तुम ही समझ लो, अगर रेलवे में नौकरी लेना है हमसे 1 साल के लिए जुड़ना हो, 1 ईयर। अभी मेरे पास जो टीम है, रोशन सर, गौरव सर, चंद्रा सर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एक बच्चा जो मेरे यहाँ आएगा 1 साल टाइम देगा को रेलवे में नौकरी, एक थोड़ा नहीं, तू इस एनवायरमेंट में रहा होगा तो थोड़ा क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा। अपने क्वेश्चन वही आता है जो हम अपने मुखार बिंदु से, गुरु मजाक लग रहा होगा, तुम ही बिहार इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम देना, जाओगे न चला ट्रेड खोज खोज के मारोगे, दूगो क्वेश्चन नहीं बनेगा, 48 गो क्वेश्चन तरह से बने। 2 क्वेश्चन मास्टरों को बैठा दोगे तो नहीं बनेगा, और रट के नहीं बनेगा, रट के नहीं बनेगा, समझ के बनेगा, रट के नहीं बनेगा। हम 100% तुरंत समझ में आएंगे। अभी तो हम कह दें कि बताओ सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा कि रोटर का स्पीड ज्यादा, कितना परसेंट ज्यादा? 1 से 5% ज्यादा। यही छोटा कुछ समझ में नहीं आता है। जब वो रोटर का स्पीड 1 से 5% कम, मतलब वो 1 से 5% ज्यादा है, तुरंत नहीं समझा? बहुत। अगला क्वेश्चन,
अगला हम चले, हमू चला बेरोजगारी में है इसलिए थोड़ा लंबा सेशन खींच रहे हैं। अगला क्लास कैंसिल है, सोच रहे आराम आराम से पढ़ा रहे, कहाँ जाएंगे, कोनो काम भी नहीं है हमारा। सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति यही ना होना है, बता आंसर। देखो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब चला मामला ये है ना कि अगर तुमको एगो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पढ़ाते हैं, फिर सब बात पढ़ाते हैं, बढ़िया सुन। कन्वर्सन जो हुआ ना, चला पहले स्प्लिट फेज किया गया, स्प्लिट फेज के बाद कैपेसिटर लगाया गया एगो, एगो के बाद लगाया गया दूगो, पढ़ा होगा तुरा पता होगा। तो दोस्त मेरे हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की बात कर लेते हैं, इसी में सारी बातें कर ले। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक, बढ़िया समझना, ढेरी क्वेश्चन एकरा से बन जाए, अभी 50 गो क्वेश्चन तोरा एकरा से हम बनवा दें, खाली ध्यान से समझोगे तो। इसको कहते हैं दोस्त मेरे स्टार्टिंग वाइंडिंग। देख रहा पूरा फुसेंट रटवाएगा, अब फुसेंट रट के चला नौकरी नहीं होगा, एकदम 100% बात फिक्स है। तुम लेकिन बहुत बात है, छोड़ दो कि हम बोले। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? इंग्लिश वाले याद रखेंगे सहायक वाइंडिंग। ठीक है, बोलो रे। इसको कहते हैं मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, हिंदी में कहते हैं मुख्य वाइंडिंग या गतिज वाइंडिंग। मुख्य वाइंडिंग या क्या, गतिज वाइंडिंग, तो कहते हैं मुख्य या गतिज कुंडली। अब देखो इसका इसका जो प्रतिरोध होगा कम, और रिएक्टेंस जो होगा ज्यादा। इसका प्रतिरोध ज्यादा और रिएक्टेंस कम। तो याद न रहे ना, मेन वाइंडिंग को मेन काम करना है, तो लंबा चलना है, ओकरा में प्रतिरोध कम रखेंगे तब ना ओकरा में धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, और उसका उल्टा क्या होता है, रिएक्टेंस। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्प्लिटर। क्या कहते हैं इसको? F4 स्प्लिटर। खाली इसका जगह पूछता है, स्प्लिटर जो है कहां लगा होता है, तो कहेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। रेजिस्टेंस कहां लगा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। कौन स्विच कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये कितना स्पीड पर चलता है तब डिस्कनेक्ट होता है? जब 75 से 80% स्पीड पर चलता है तब डिस्कनेक्ट होता है। रुक जा, कौन? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब बीच में क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, रोटर है ना, रोटर है। अब मामला क्या है, इसका काम मेनली क्या है, स्टार्ट करना कि रन करना?
इस कैपेसिटर का काम है रन करवाना। इसका काम क्या है? अरे कैपेसिटर कहाँ है? नहीं है, लगा देंगे। इसका काम क्या है? स्टार्ट कर। अच्छा, एक बात बताओ, पावर फैक्टर कौन सुधारेगा? स्टार्टर रनिंग वाला कि स्टार्टिंग वाला? हाँ, पक्का ना? इसका काम है स्टार्ट करना और इसका काम है रन करना, प्लस पावर फैक्टर को। पता नहीं बुझा रहे हैं? क्लियर है ना? इसी के कारण पावर फैक्टर हमारा सुधरता है। किसके कारण? लिख लो। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा स्प्लिटर कहां लगा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। प्रतिरोध कहां लगा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहां लगा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। फिर ही क्वेश्चन एक चला बन जाएगा। आगे आएगा क्वेश्चन तो भी देख। ये दोनों कितना डिग्री पर? क्या? जल्दी। यस ने साइंस का पैटर्न बदला, आज का ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। इस पर व्यूज आएगा। पैटर्न बदल देना साले को थंबनेल से। अच्छा बाबू, रिजल्ट आएगा तब। हो गया? पढ़ें? पढ़ें? पढ़े हो? बैटरी लगा रही है कि कैपेसिटर? कैपेसिटर का दोनों लाइन बराबर। पढ़ें? पढ़े हो चैप्टर? चैप्टर कुमार? पढ़ें?
निम्नलिखित में से किससे एक फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुणांक उच्च हो जाएगा? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। बता, बना लीजिएगा। कैसे बनेगा? 4 पोल के साथ 10 दांत, 4 पोल के साथ 10 दांत, टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 40। और रोटर में कितना दांत है? 80। तो मान क्या रहा है? स्टेप कौन? अल्फा। अल्फा बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुना एन आर गुना, हाँ 360। जी मैडम। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में प्रत्येक 4 पोल के साथ 10 दांत है। यदि रोटर में 80 दांत है तो स्टेप कौन क्या होगा? देखिए, ये जब क्वेश्चन में गिवन दैट दिया हुआ रहे ना, पूरा उसी हिसाब से बना लेना। कभी कभी जैसे क्वेश्चंस में दे देता है हम लोग की गुब्बारे में हाइड्रोजन भरा हुआ है, जबकि भरता नहीं है। अब उसी हिसाब से क्वेश्चंस को बनाइएगा। खाली ध्यान रखिएगा कि एंगल निगेटिव नहीं लेना है, एंगल का क्या लेना है? पॉजिटिव। एनएस कितना है? बोलो ना रे। रिलक्टेंस मोटर में प्रत्येक में 4 पोल के साथ 10 दांत है। 10 चौका 40। रोटर में कितना है? 80। 40 माइनस 80 या बट्टा 40 गुना कितना आ रहा है? ये एंगल इसमें कभी निगेटिव, निगेटिव एंगल सिर्फ डायरेक्शंस को बताता है कि जैसे देखिए दोनों डायरेक्शन में घूमता है, स्टेपर मोटर दोनों डायरेक्शन में घूमता है। तो क्लॉकवाइज में आएगा तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा तो अल्फा निगेटिव आएगा। हो गया? पढ़े। एकल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिटर जुड़ा रहता है। बता, अभी तुरंत बताएं। फेज स्प्लिटर होबे करेगा फिगर पीछे। फेज स्प्लिटर कहां जुड़ा होता है? श्रेणी में। किसके श्रेणी में? आंसर बता दीजिए, मार देना। छत के पंखे का फर्श से 2.75 मीटर। सही है। रोटर के डैश पर पहुंचने पर अब केंद्रीय स्विच बंद हो जाता है। कितना स्पीड हो? 75 से 80%। इधर बना दीजिएगा। एन एस बराबर 120 F/P ना। छत पंखे का संधारित्र जुड़ा होता है। पता क्या होगा? सप्लाई के श्रेणी में हमारे ए सी की डी। पक्का वाला बात बोल। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में याद रखना होगा। एकल फेज प्रेरण मोटर का व्यावसायिक रूप से हम लोग कितना एचपी का बनाते हैं? 2 HP। कितना एचपी? घरेलू सीलिंग फैन, पंखा किसका उदाहरण है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ना। अरे सिंगल फेज है ये है, कैपेसिटर लगा है, इंडक्शन मोटर है ये है। छत के पंखे में स्वीप, स्वीप क्या होता है जानते हो? जैसे ई मान लीजिए डैना है आपका छत के पंखे का, 4 को डैना बना देते हैं। यही जो सर्किल बनाएगा ना, इसी के व्यास को क्या कहते हैं? स्वीप। पता क्या होगा? आप ऐसे इसको दिखा दीजिए। सही है। पढ़ें। बता आंसर चला। कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर लगभग 75% गति पर अपकेंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देगा। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर किस पर चलता रहेगा? तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, रनिंग वाइंडिंग पर ना। ऑक्सिलरी स्विच अगर बंद हो जाएगा तो रनिंग वाइंडिंग पर चलते रहेगा। खिलौना, सेडेड पोल, सेडेड पोल ना रे। बताओ इसकी इसका जो क्षमता होता है वो कम होता है कि ज्यादा? कम के ज्यादा?
कॉम ना, टॉर्क कॉम की ज्यादा, कॉम। इसका डायरेक्शन अनसेडेड से सेडेड की सेडेड से अनसेडेड, अनसेडेड से सेडेड, पक्का ना। गति अनसेडेड टू सेडेड, क्षमता कॉम की ज्यादा, सब कुछ अगर कॉम, इसलिए इसका उपयोग कहां करते हैं, खिलौने में। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग, अभी तुम पूछ रही थी ना समानांतर वाइंडिंग, यही ना, दो समानांतर वाइंडिंग है, एगो ई एगो ई। हम बोले थे समानांतर को कैसे पहचानिएगा, कै गो तार रहेगा, दो गो तार रहेगा, एक मतलब कौन वाइंडिंग समान, दो गो तार है ना, बोलन रे, कौन वाइंडिंग, समानांतर वाइंडिंग। बताइए क्या होगा, ए नंबर मार दें। एसी और डीसी आपूर्तियां दोनों में से कौन सा मोटर कार्य करते हैं, कौन कार्य करता है कि नहीं करता है, क्या मारे, यूनिवर्सल मोटर मार देना। ग्राइंडिंग मशीन में भी यूनिवर्सल मोटर, खिलौने में कौन मोटर, इसको, चलो देखो, इसे झगड़ा नहीं करो, सिंक्रोनस मोटर नहीं ना है ऑप्शन में, तो इसको यहां ही मानो, या सिंक्रोनस मोटर है ऑप्शन में, रहता तो वो मारते हैं आंसर, नहीं मारते। अब तो आप पढ़ लिए हैं, तो अब रहता तो का क्या मतलब है। एसी देते हैं स्टेटर में, एक्साइटेशन के लिए डीसी देते हैं, तो एसी और डीसी, बिना एक्साइटेशन के वो चलेगा नहीं, एसी और डीसी देके चला लेंगे उसको। बोलिए, आईएसी पर भी चल लेता है, डीसी पर भी चल लेता है, तो आप खुद क्वेश्चन को काटने के लिए एलिजिबल हैं, आपको क्वेश्चन कहेगा, आप देख के समझ लेना है क्या कह रहे हैं। कौन सा यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है, ए की भी किसी उच्च शुरुआती बल आघूर्ण और परिवर्तनीय गति, इसीलिए इसका उपयोग ग्राइंडर वगैरह में करते हैं कि शुरुआत में बलाघूर्ण ज्यादा होता है, शुरुआत में ग्राइंडर में तुम अदरक डालोगे तो ज्यादा बलाघूर्ण चाहिए, तब नु काटेगा, बोलन रे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्वत्रिक मोटर के गति नियंत्रण विधि नहीं है, वोल्टेज नियंत्रण विधि नहीं है, प्रतिरोध विधि है, अपकेंद्रीय तंत्र विधि भी है, अपकेंद्रीय अभिकेंद्र तंत्र भी है। वोल्टेज नियंत्रण विधि से इसको छोड़ के सबको कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज से और किससे, फ्रीक्वेंसी से, वोल्टेज और किससे, फ्रीक्वेंसी से, बाकी सबको करते हैं। हाँ बाबू, क्या चीज है, फील्ड को तो नियंत्रित करिए रहे हैं, अरे चला, फील्ड को कंट्रोल करके निग्लिजिबल वेरिएशन लाते हैं, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया तुम लोग। आज मेरा क्लास नहीं है, फिर तुम ही लोग का क्लास है, कितना बजे, 8:30 बजे है ना, आज 8 बजे आएंगे, आज 8 बजे आएंगे, कल से तुम लोग का जो शाम वाला रात वाला क्लास है उसका टाइमिंग बढ़ाएंगे, 4-5 दिन में। कहाँ होगा रे मैनेजर, नीचे, नीचे का दौड़ा रहा है ये लोग, कार्ड चेक करने के लिए ना।